कैलकुलस में ये दीज आर द 3 पार्ट्स जो कि हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और मस्त बात क्या है बताऊं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनना है ना। ये जो कैलकुलस है ना, ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा वाला सेक्शन है, सबसे बहुत बड़ा। मतलब तुम पूरा क्लास 11 और 12 का अगर बात करोगे तो 50% मैथमेटिक्स कैलकुलस है। पूरा फास्ट मतलब 11 क्लास और 12 क्लास का बात करोगे तो उसका जो 50% ऑफ द मैथमेटिक्स इज कैलकुलस। लेकिन इस कैलकुलस को बनाया कौन था, इन्वेंट कौन किया था कैलकुलस को, तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा। दिस कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाई हम सबका फेवरेट न्यूटन साहब। हम सबका फेवरेट कौन, न्यूटन। पूरी कैलकुलस न्यूटन ने लिखी है। इससे तुम समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स का जन्म ही इसलिए हुआ था कि उसको फिजिक्स में यूज करा जाए, है ना, समझ रहे हो। पूरा कैलकुलस लिखे थे न्यूटन। वो भी कब लिखे थे, जब पैंडेमिक हुआ था। अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है ना, कोरोना वाला, तो उस तरह जब पैंडेमिक हुआ था, कब 18 अरे वो बहुत पुराने 100 साल पहले पैंडेमिक हुआ था ना, उस टाइम में उन्होंने कैलकुलस लिखा था। जब पैंडेमिक हुआ था 1820 में, तो उसने उस टाइम में पूरा बैठ के घर पे, उस टाइम में भी ऐसे लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, हालांकि इस तरह का नहीं, बट उस टाइम में भी सब लोग घर पे बैठे हुए थे। प्लेग हो रहा था जिस टाइम में, प्लेग वाली बात कर रहा हूँ, प्लेग का पैंडेमिक जिस टाइम में हुआ था, तो उस टाइम में वो भी घर पे बैठे हुए थे। तो घर पे बैठ के छुट्टी में वो पूरा का पूरा कैलकुलस बैठ के लिख लिए, जो कि पूरा मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करता है। पूरा मैथमेटिक्स का 50% पार्ट है और वो यूज होता है हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कैलकुलस में अंदर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंक्शन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ए फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या है। वैसे तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है क्या नहीं वो मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे। आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको समझ जाओगे तो आपको फंक्शन के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। सपोज मान लो कि ये एक मशीन है ना, ये क्या है, एक दिस इज ए मशीन। मशीन में हम लोग क्या करते हैं ना, एक तरफ से कुछ इनपुट डालते हैं और दूसरे तरफ से कुछ आउटपुट मिलता है। ये वो वाला मशीन नहीं है जिसमें आलू डालो सोना निकलेगा, समझ लो, ये वो वाला मशीन नहीं है, बट एक मशीन जैसा है जिसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और उसमें से हमारा कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल सुनो, इस मशीन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये भी तो ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर ये जो मैं बॉक्स बनाया तुम लोगों के लिए, ये एक मशीन जैसा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना, तुम इसके अंदर क्या करो, x का वैल्यू को पुट करो तो किसका वैल्यू मिलेगा ना, y का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। x का वैल्यू को अलग अलग पुट करोगे तो y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है ना, ये y का फंक्शन है, किसमें ना, x में। तो उसको डिनोट किया जाता है इस तरह से कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको पढ़ा जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x मतलब इसके अंदर ये जो f ऑफ x लिख रहा हूं, इसको पढ़ने का तरीका क्या बताया मैंने, इसको पढ़ने का तरीका है f ऑफ x। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि उस एफ ऑफ एक्स के बदले जो एफ ऑफ एक्स है ना, फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है ना, ये 3x प्लस 2 जैसा कोई चीज है, या तो y इक्वल्स टू 9x², ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल्स टू साइन x, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू 3t² माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2t प्लस 1, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 3x माइनस 1, ये भी एक फंक्शन है। ये सारे एक एक फंक्शन से, मतलब एक मशीन जैसा काम कर रहा है, जिसके अंदर हम किसका वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट देंगे हम लोग x का वैल्यू, या यहाँ पे इनपुट देंगे हम लोग t का वैल्यू, और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक y का वैल्यू। समझ रहे हो, इसको पढ़ा जाता है एफ ऑफ एक्स में। तो ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 9x², यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, यहाँ पे अलग फंक्शन हो गया, इसको हम एफ ऑफ टी लिख सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे फिर से ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा लॉग ऑफ लॉगरिथम आ गया। लॉगरिथम क्या होता है क्या नहीं बाद में पता चलेगा। तो फंक्शन कोई नया चीज नहीं है। तुम जो इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब y और x में ही तो होते थे।
y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इक्वल टू 3x² प्लस 2 y और x में, है ना। सो फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन जिसके अंदर हम एक वैल्यू पुट करते हैं और दूसरा वैल्यू मिलता है। अच्छा, जिसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ना, जैसे x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यहां पे x को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वेरिएबल तो है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू अलग अलग हम लोग डाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोला जा रहा है तुम लोग समझ चुके होगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझ गए? क्योंकि x का वैल्यू तू क्या पुट करेगा, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 2 में x का वैल्यू तुम क्या पुट करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 0 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तुम्हारा मर्जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितना वैल्यू मुझे पुट करना चाहिए। बट y का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट यू विल गेट, वो तो डिपेंड करता है ना किसके ऊपर, x के ऊपर, कि मैं x का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूं। तो कोई भी फंक्शन में हमेशा दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये जो आउटपुट आता है ये आउटपुट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और ये इनपुट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है पूरा? फंक्शन कोई नया चीज नहीं है ना। जैसे मैं यहां पे बहुत सारे एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे फंक्शंस के, y इक्वल्स टू 9x², y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू 3t² प्लस 2, y इक्वल टू 3x माइनस 1, ये सारे के सारे फंक्शंस के एक एक एग्जांपल है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3t² माइनस 1, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है ना, ये फंक्शन है 3t² माइनस 1। सिमिलरली सपोज मैंने लिखा v इक्वल्स टू 2x माइनस 1, मतलब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये जो फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 1। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं f इक्वल्स टू ma साइन ओमेगा t, ऐसे कुछ भी लिख दिया सपोज। इसका मतलब ये फंक्शन है, ए फोर्स है और ये t है, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और ये जो फंक्शन ऑफ टाइम है ये क्या है, ये है m इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा t। कुछ भी ऐसे हो सकता है, मतलब ये सब आएंगे। जैसे कि तुम्हें फिजिक्स में यूज करते करते बोल देगा कि ये गिवन है फाइंड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। फंक्शन का मतलब है, जैसे कि मैं बोला t इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है ना, मुझे y को t के टर्म्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 3t² माइनस 2, उस तरह कुछ एक इक्वेशन बना के मुझे t के टर्म्स में लिखना है। तो ये सब फंक्शंस हैं, समझ में आ गया? अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा -1। ये जो y का वैल्यू आया ना, इस y का वैल्यू को बोला जाता है दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कहां पर ना, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है ना, t इक्वल टू 0 पुट करने पर y का वैल्यू जो आएगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करना ही फंक्शन है ना। तुम बाद में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में बिल्ड करने वाला एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, जो कि एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं और एक वेरिएबल का वैल्यू हमें मिलता है। जिसका वैल्यू पुट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज उसका वैल्यू कितना पुट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। और जिसका वैल्यू हमें मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग पुट कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस, कि फंक्शन क्या होता है पहले पहचान लेते हैं, है ना। ये होते हैं फंक्शंस की, फंक्शन क्या होता है, कैसे दिखता है, उसको लिखते कैसे हैं, है ना। ये सब होता है फंक्शंस के बारे में।
अब हम लोग ये बात करेंगे कि अलग अलग फंक्शन दिखते अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग फंक्शन दिखते अलग अलग है। जैसे कि अलग अलग दिखने वाले फंक्शन को हम लोग अलग अलग नाम से जानेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कैसे अलग अलग फंक्शन हमें दिखेंगे और उनको हम लोग अलग अलग कैसे पहचानेंगे। सुनो, मेजर कैटेगरी बता रहा हूं। सबसे पहला है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, सिंपली अलजेब्रा यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा? अलजेब्रा यूज हो रहा होगा। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब फंक्शन जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सब, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब यूज हो रहा होगा जिस फंक्शन के अंदर, उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों? 3 और x को मल्टीप्लाई किया गया है, सिंपल वाला। x इक्वल्स टू 3t² - 1, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों? ना t और t को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर माइनस प्लस किया गया है, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x, बट यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ t, है कि नहीं। अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, और लिखते हैं, मान लो x इक्वल्स टू लिखा 1/t - t², ये भी कैसा फंक्शन है ना, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों? 1/t हुआ मतलब डिवाइड ही तो किया, और t² मतलब मल्टीप्लाई ही तो किया, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सब एग्जांपल्स है किसके? अलजेब्रिक फंक्शंस के, है ना। अलजेब्रिक फंक्शंस के ये सब एग्जांपल्स है कि अलजेब्रिक फंक्शन कैसे दिखेंगे। ऐसे सिंपल वाले दिख सकते हैं, 1/t करके पावर करके ऐसे दिख सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा? ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा होगा। कैसे ना, जैसे कि y इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 3 sin x, ऑलराइट, 3 sin x, ये एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। या फिर y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2 sin² t, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना। तो देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कैसे होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, देख के पता चल जाएगा। इसे कोई मतलब ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, मैं मेजर बातें कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितना बताऊंगा उतने ही टाइप्स ऑफ फंक्शन है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है। बट मैं तुम्हें मेजर कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि मोस्टली फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं जो बता दिया वो ही टाइप के फंक्शन है, उसके अलावा कोई टाइप का फंक्शन नहीं है। ये मैं कभी बोला भी नहीं हूं और मैं बोलूंगा भी नहीं, बिकॉज मैं तुम्हें फंक्शन पूरा पढ़ा ही नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें फंक्शंस के वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो तुम्हें फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगा, काफी ज्यादा काम में आएगा तुम्हारा। मैं वो चीजें तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझ में आ गया ना। इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि मैं मतलब क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। बाद में कोई दूसरे सर बोलेंगे, मैथ्स के सर बोलेंगे कि सिग्नम फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है। बोलेंगे ये फंक्शन, तो बोलेगा सर ये तो फिजिक्स सर ने पढ़ाया नहीं था। फिर बोलेगा अच्छा फिजिक्स सर को कुछ नहीं आता है, भारत माता इसे कुछ नहीं आता। ऐसे मत सोचना, है ना, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। मैं तुम्हें फंक्शंस के सिर्फ मेजर टॉपिक्स जो तुम्हें जरूरत पड़ेगा वो ही पढ़ा रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसके बाद आएगा लॉगरिदमिक फंक्शंस। लॉगरिदमिक फंक्शंस ये तुम लोग शायद जो लोग एडवांस मैथ्स लिए थे तो उन लोगों को शायद लॉगरिदमिक फंक्शन थोड़ा लॉग के बारे में पता होगा, नहीं तो मैं पूरा लॉगरिदम तुम्हें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे y इक्वल्स टू सिंपली log x लिख दिया, या फिर y इक्वल्स टू सिंपली ln x लिख दिया, ये सबको लॉगरिदम बोला जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, स्टार मार्क कर दो, डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जब हमारा वेरिएबल पावर में हो जाए, वेरिएबल किस में आ जाए, पावर में आ जाए। तो जैसे कि y इक्वल्स टू 3⁴x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम लोगों को एक स्पेशल वाला मिलेगा y इक्वल्स टू e⁴x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेरिएबल हमारा जब पावर में दिखाई देता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और उसका भी कैलकुलेशन वगैरह, उसका जो ग्राफ वगैरह होता है वो सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा।
ये दोनों को आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ग्राफ ड्रॉ करके, क्योंकि इनका यूज बहुत होता है। जिनको इन सब का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है ना, फिर वो बाद में चिल्लाते हैं कि लॉगरिदम लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, ऐसे सर पटक पटक के चिल्लाते हैं वो लोग। तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मैं पूरा लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल का डिटेल में बता दूंगा, उनका ग्राफ को स्टडी करना भी बता दूंगा। बाद में जब भी ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेगा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है पूरा? तो ये मेजर टाइप्स के फंक्शन है। एक और टाइप का फंक्शन है, यहां पे मैं बता देता हूं 5, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब ऐसे लिखा जाता है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, है ना। मॉड्यूलस मतलब जो पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, ये वो वाला फंक्शन है। तो ये सब एक एक फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अंदर कैसे कैसे ग्राफ हमें फेस करना पड़ेगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो? एक एक करके एक एक फंक्शन का मतलब 3-4 ही तो है। आज का गोल हमारा वही है कि हम लोग फंक्शन को पहचानेंगे और उस फंक्शन को हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बताया था आपको पहले से ही कि फिजिक्स में आपको 500,000 ग्राफ ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, बट विदाउट ग्राफ पेपर। मतलब ये इक्वेशन दे दिया, सपोज y इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर t, बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या बैठ के t का एक एक वैल्यू पुट करोगे, फिर 2 का एक एक वैल्यू पुट करोगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? फिर तो प्राण निकल आएंगे तुम्हारे। ऐसे नहीं करना है। तो इसीलिए फिजिक्स में ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी फंक्शन को देख के उसका ग्राफ का अंदाजा कैसे लगाओगे, पहला बात। दूसरी बात, ग्राफ अगर कभी एंट्रेंस में पूछ लिया ना, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है हमेशा से कि भाई साहब ग्राफ के क्वेश्चन जिंदगी में स्किप मत करना, कभी स्किप मत करना। बिकॉज ग्राफ को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। अगर तुझे ग्राफ थोड़ा थोड़ा पता है, स्लोप देखना, पॉइंट चेक करना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग, इसीलिए ग्राफ सीखना इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में याद रखो, जहां पे भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जेई में, नीट में अगर तुम्हें ग्राफ दिख गया कोई क्वेश्चन, तो उसको मतलब 110% अटेम्प्ट करना है तुम्हें। वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सीखते हैं हम लोग अच्छे से, एक एक करके, ठीक है। अच्छा चलो, इसके अंदर डोमेन रेंज वाली बात होती है, वो सब तुम मैथ में सीखोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक होगा डोमेन और एक होता है रेंज, है ना। डोमेन मतलब जिसका वैल्यू हमें पुट करेंगे, जो एक्स का जो जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे उसको डोमेन बोलते हैं, और वाई का जो जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको रेंज बोलते हैं, है ना। डोमेन मतलब एक्स का जो जो पॉसिबल वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो जो पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको डोमेन कहा जाता है, और जो जो वाई का पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलेगा उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में आपको डोमेन रेंज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं, और यू शुड ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। क्लियर है पूरा? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक फंक्शन के बारे में, उसका ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले कौन सा वाला फंक्शन बताया मैंने, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में आपको कुछ क्या क्या ग्राफ्स पता होना चाहिए, ध्यान से सुने। एक तो आपको पहला वाला दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा वाला ग्राफ दिखेगा। इसका मतलब ना y इक्वल्स टू 3x ऐसे दे सकता है, y इक्वल्स टू -2x ऐसे दे सकता है, समझ रहे हो। y इक्वल्स टू कुछ भी दे सकता है। तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि y का पावर 1 है और x का भी पावर 1 है। इसका मतलब इनका ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, इनका ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इनका ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये हम कल ही पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग, लास्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूं मैं, कि अगर y का पावर 1 x का पावर 1 दिख गया कभी कोई इक्वेशन में, तो जान लो कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। राइट। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू ऐसे 3x दिखा, मतलब ये पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, तो क्या होगा ना, इनका सबका इंटरसेप्ट 0 है, इन सबका इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। इसीलिए इनका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा वाला आएगा ना, ओरिजिन से पास करके टेढ़ा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ग्राफ का स्लोप कितना होगा, +3। ये मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन अगर y इक्वल्स टू -2x दे दिया, है ना, ऐसा नहीं कि ये यहीं पे खत्म हो गया, मतलब इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये पूरा दिया होगा ना, x एक्सिस y एक्सिस, एक मिनट,
जैसे कि ये नीचे तक दिया होगा ऐसे वाई एक्सिस और ये इधर तक दिया होगा एक्स एक्सिस, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब पूरा ये इस साइड तक आएगा, ठीक है। ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा, स्लोप इतना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये मैं कल भी बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस दिखा तो कैसा दिखेगा ना, यहां अभी भी तो इंटरसेप्ट जीरो ही है, अभी भी इंटरसेप्ट क्या है, अभी भी इंटरसेप्ट जीरो ही है। तो अभी जो ग्राफ दिखेगा आपको नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ दिखेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे -2 है, दिख रहा है, ये -2 है यहाँ पे। तो अगर -2 है तो नेगेटिव वाला दिखेगा, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मतलब ऐसे ऐसे दिखेगा, ये भी ओरिजिन से पास करेगा। तो कभी भी अगर y प्रोपोर्शनल टू x हुआ तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर प्लस माइनस कुछ नहीं है उसके साथ तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। y इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटू एक्स होने से ऐसा, y इक्वल्स टू नेगेटिव इंटू एक्स होने से ऐसा। y का पावर 1 वाला ग्राफ बताया और x का पावर 1 होगा तब इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है पूरा, पहला बात। दूसरा बात पे आते हैं, अभी दूसरा बात पे आते हैं। दूसरा बात क्या बोलता है ना, सपोज ऐसा दे दिया कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दिया, या तो उल्टा x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर ऐसा दे दिया। समझ रहे हो, दोनों आ सकते हैं। मतलब जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ऐसा आ सकता है, या फिर y इक्वल्स टू -4x स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। इसके अंदर क्या आ सकता है ना, इसके अंदर आ सकता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ऐसे आ सकता है, या तो यहां पे ऐसे आ सकता है -4y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ये तो 2x करने से 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे कब है ना, जब एक का पावर होगा 1 और दूसरे का पावर होगा 2, मतलब x का पावर 1 और y का पावर 2, ऐसा हो सकता है, और x का पावर 2 और y का पावर 1, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों केस है। ये दोनों ही केस में जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम सुन लो पहले। उस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। उस ग्राफ का नाम क्या होता है, पैराबोला। क्या नाम होता है, पैराबोला, नाम याद रखो, पैराबोला उसका नाम होता है, पैराबोला। पैराबोला क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर है तुम्हारा, कोनिक सेक्शन बोल के, उसके अंदर पैराबोला के बारे में पूरा, उसकी मतलब घर बार के बारे में भी तुम लोग पढ़ोगे कि पैराबोला कहाँ से आता है, क्या करता है, एवरीथिंग डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए जानो, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा एक फंक्शन दिखा या इक्वेशन दिखा जिसके अंदर x का पावर 1 है या y का पावर 2 है, या उल्टा y का पावर 1 है x का पावर 2 है, तो उस ग्राफ का शेप होता है पैराबोला। और पैराबोला दिखता कैसा है, पैराबोला ऐसा दिखता है कुछ, या फिर इसको उल्टा कर दो, ऐसे दिखता है, या फिर ऐसे दिखता है, या फिर ऐसे दिखता है। ये सब पैराबोला के शेप है। दीज आर द शेप्स ऑफ पैराबोला, दीज आर द शेप्स ऑफ पैराबोला। अब हम लोग सीखेंगे क्या ना, कैसा इक्वेशन दिखेगा तो कैसा वाला पैराबोला ड्रॉ करूंगा। क्या सिखाऊंगा, समझ में आया, कैसा इक्वेशन दिखेगा तो कैसा वाला पैराबोला में ड्रॉ करूंगा, ये मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूं। कि अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिख गया तो कैसा वाला पैराबोला होगा, अगर y इक्वल टू -4x स्क्वायर दिख गया तो कैसा वाला पैराबोला होगा, ये सब मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूं। तो ये सबको हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर, चलो एक एक करके समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं कि कौन सा वाला पैराबोला होगा वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, बट याद रखो कि क्या होगा ये पैराबोला। क्लियर, सीखते हैं जाओ अभी लोग कि कैसा दिखेगा तो कैसा पैराबोला में ड्रॉ करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर यहां पे देखो x का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, x का स्क्वायर है ये, मतलब तुम x का वैल्यू अगर प्लस पुट करोगे तो स्क्वायर होके y का वैल्यू प्लस आएगा। तुम अगर x का वैल्यू माइनस पुट करोगे तो भी स्क्वायर होके y का वैल्यू प्लस ही तो आएगा, है कि नहीं। तुम x का वैल्यू अगर प्लस पुट करोगे तो भी y का वैल्यू प्लस आएगा, तुम x का वैल्यू माइनस पुट करोगे तो भी y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला।
अपवर्ड पैराबोला मतलब कैसा दिखेगा ना, ऐसे वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, अपवर्ड पैराबोला मतलब ऊपर दिखेगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला। एक मिनट, अपवर्ड पैराबोला मतलब ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ पैराबोला दिखेगा, ठीक, ऐसे, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसा वाला ग्राफ दिखेगा। अपवर्ड पैराबोला याद रखना, है ना। यहां पे देखो y का साइन और x का साइन सेम था, दोनों साइड का साइन सेम था, इसीलिए अपवर्ड पैराबोला। लेकिन यहां पे y और -4x² हो गया, मतलब तुम x का वैल्यू प्लस पुट करो तो भी y का वैल्यू माइनस आएगा, और तुम अगर x का वैल्यू माइनस पुट करो तो भी y का वैल्यू माइनस ही आएगा। x का वैल्यू तुम प्लस पुट करोगे, अगर तुम x का वैल्यू प्लस पुट करोगे तो स्क्वायर होके ये प्लस हो गया, बट इधर माइनस है तो y का वैल्यू माइनस आएगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे y एक्सिस, ऐसे x एक्सिस, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है मुझे हमेशा, इसीलिए मेरा ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस में आना चाहिए, इसीलिए इसे डाउनवर्ड पैराबोला ये बनेगा। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। पूरा क्लैरिटी से सबको समझ में आना चाहिए कि कैसा दिखने से मेरा पैराबोला कैसा ड्रॉ करूंगा। अच्छा, अब उल्टा सोचो, ये वाले सिचुएशन का सोचो, अगर y इक्वल्स टू 3x² हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी y² इक्वल्स टू 4x, मतलब अभी y² में है और x सिंगल है, मतलब तुम y का वैल्यू प्लस पुट करो तो x का वैल्यू प्लस आएगा, तुम y का वैल्यू माइनस पुट करो तो भी x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब अभी x का वैल्यू हमेशा प्लस है, y का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा राइट साइड पैराबोला। ये किधर आएगा, ये आएगा राइट साइड पैराबोला। ये पैराबोला राइट साइड ओपनिंग वाला आएगा, राइट साइड पैराबोला। मतलब कैसा दिख रहा होगा राइट साइड पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट साइड पैराबोला मतलब ये पैराबोला मेरा कुछ ऐसा दिख रहा हूं। दिस इज द पैराबोला जो मुझे मिलेगा अगर मैं y का पावर स्क्वायर करूं और x का पावर 1 रखूं तो। ये देखो ये दोनों माइनस हो गए, अगर माइनस हो गए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम कहानी होगा। तो यहाँ पे कैसा वाला पैराबोला बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला पैराबोला बनेगा। कैसा वाला, लेफ्ट साइड वाला पैराबोला। लेफ्ट साइड वाला पैराबोला मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये बनेगा इसका इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का, और ये इस वाले इक्वेशन का पैराबोलास। कहां पे अपवर्ड, कहां पे डाउनवर्ड, कहां पे लेफ्ट ओपनिंग, कहां पे राइट ओपनिंग पैराबोला मिलेगा, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा थोड़ा बना दूंगा, अच्छा भी बना दूंगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से कर देंगे। बट ये बेसिक है कि मुझे किसका पावर क्या दिखेगा, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, कि लेफ्ट बनाना है कि राइट बनाना है। सबसे पहले बेसिक बात इतना तुम्हारे दिमाग में बस जाना चाहिए। अगर तुम इस वाले इक्वेशन को देखोगे, सब लोग ध्यान से सुनना, y इक्वल टू 3x² का इक्वेशन को देखो तो सोचो ना तुम, यहां पे x का स्क्वायर है, मतलब कोई भी चीज को स्क्वायर कर दो तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना यार। तुम सोचो ना, कोई भी अगर तुम चीज को स्क्वायर करो, किसी को भी तुम स्क्वायर करो, आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, आई नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा किसी भी चीज को स्क्वायर करो तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। ये जो चीज है 3x², इस 3x² का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब y का वैल्यू भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस में ग्राफ दिख रहा है। इसीलिए सिर्फ कौन से एक्सिस में ग्राफ दिख रहा है, पॉजिटिव एक्सिस, इसीलिए ये अपवर्ड ओपनिंग है यहां पे। लेकिन तुम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस ऑफ प्लस, तो y का वैल्यू तो यहां पे ऑलवेज नेगेटिव होगा ना। तुम x का वैल्यू 1 पुट करो तो भी नेगेटिव, x का वैल्यू -1 पुट करो तो भी नेगेटिव।
इसीलिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में सिर्फ ग्राफ दिखाई देगा, इसीलिए इसको नीचे डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया गया है। यहां पे सोचो, यहां पे y का स्क्वायर है, मतलब तुम y का वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव पुट करोगे तो भी x का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तब भी x का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखाई दिया, ऊपर और नीचे y का वैल्यू तो पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, इसीलिए ऊपर भी ग्राफ है नीचे भी ग्राफ है, लेकिन x का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए राइट साइड ग्राफ है। इसकी बात सोचो, इसमें एक्स y का वैल्यू तुम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो तो ऊपर भी आएगा ग्राफ आया, नीचे नेगेटिव भी पुट कर सकते हो इसलिए नीचे भी दिखाई दिया, लेकिन तुम y का वैल्यू कुछ भी पुट करो, यहां पे माइनस है तो x का वैल्यू हमेशा माइनस ही आएगा, इसीलिए सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ दिखाई दिया, इसलिए लेफ्ट साइड ओपनिंग ग्राफ। तुम इक्वेशन को देख के समझ जाओगे ना, ये अगर 4 चीज तुम्हें याद है कि y इक्वल्स टू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर तो अपवर्ड, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स तो राइट साइड, माइनस आ गया तो लेफ्ट साइड। ये 4 बेसिक चीज अगर आपको याद रहेगा तो बाकी के सारे ग्राफ बन जाएंगे। तो ये बेसिक पैराबोला का ग्राफ हमें पता चल गया। चलो अब जैसे कि कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें तो ऐसा ग्राफ दिखाई दिया y इक्वल्स टू 3x² प्लस 4। ओ सर एटू की करी मोय, ऐसे पूरा चिंता हो रहा होगा तुम्हारा, सर आप तो अभी 3x² का खाली बता रहे थे, अब तो प्लस 4 भी आ गया, सर क्या किया जाए? तो मैं बोला कि एक बात सुन, दिमाग लगा सब, ये सब सॉल्व करने के लिए कोई चतुराई मतलब मस्त काम करा। देखे अगर ये +4 नहीं होता, अगर ये +4 नहीं होता, क्या तुम्हें ग्राफ पता होता क्या होता है ना? ये सर पता होता। कैसा वाला ग्राफ होता? कैसा वाला ग्राफ होता? अपवर्ड पैराबोला है ना। अगर ये +4 नहीं होता, ये +4 अगर नहीं होता तो हमारा ग्राफ y इक्वल टू 3x² होता, जो कि अपवर्ड पैराबोला है ना। मैं ड्रॉ करके बताता हूं, देखो अगर मेरा ये नहीं होता तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता y इक्वल टू 3x² का, ये y इक्वल्स टू 3x² का ग्राफ बनता। अब उसमें मैं ये जो ग्राफ बनता, इस ग्राफ में मैं +4 कर दिया, +4 कर दिया मतलब ग्राफ को y एक्सिस में प्लस कर रहा हूं मैं, तो मेरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा। कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? 4। तो ये ग्राफ हो गया मेरा y इक्वल्स टू 3x² प्लस 4। सोच अगर मेरा नीचे कब शिफ्ट होता ग्राफ मेरा ऐसे नीचे की तरफ कब शिफ्ट होता ना? जब मेरा y इक्वल्स टू 3x² माइनस 2 हो गया होता मान लो, तो मैं ये -2 कर देता और बोल देता कि मेरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, कि मेरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। तो क्या इस तरह से y इक्वल्स टू कुछ भी इक्वेशन दिया होगा तो क्या उसका ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया सबको? सेम ग्राफ अगर और एक एग्जांपल बता जाए तो मान लो कि y इक्वल्स टू ऐसे दे दिया -3x² - 4। तो क्या हमें पता है कि इस ग्राफ को, इसको देख के ही पता चल रहा है कि भाई साहब इसका जो भी ग्राफ हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, देख के ही पता चल रहा है। क्यों? इधर y है, इधर -3x² है। अच्छा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, मास्टर बोला था। अब उस डाउनवर्ड पैराबोला में तुम माइनस कर रहे हो तो उसको ऊपर शिफ्ट कराओगे कि नीचे शिफ्ट कराओगे? नीचे शिफ्ट कराओगे। तो देख तेरे लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देख तेरे लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सिर्फ ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अगर ये -4 नहीं होता तो मेरा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, y इक्वल्स टू -3x², लेकिन मैं -4 कर दिया, इसका मतलब मेरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा -4, सॉरी ये हो जाएगा -4 और दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -3x² - 4। अगर प्लस कर दिया होता तो ऊपर शिफ्ट हो गया होता इस तरह से, ये y इक्वल्स टू -3x² प्लस 2 सपोज, तो ये +2 हो जाता, ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो पैराबोला, अब देखो मैंने 2 चीजें सिखा दिया तुम्हें, तो इस साइड जो राइट और लेफ्ट वाला कहानी है उसको भी तो तुम ऐसे ही शिफ्ट करवा सकते हो कि प्लस हो गया तो राइट साइड शिफ्ट कराओ, माइनस हो गया तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कराओ।
प्लस हो गया तो राइट, यहां पे प्लस हो गया तो ऊपर क्योंकि वाई के लिए निकाल रहे थे, माइनस हो गया तो नीचे, वहां पे प्लस हो जाएगा तो राइट साइड, माइनस हो जाएगा तो लेफ्ट साइड, खत्म बात, सिंपल सिंपल कहानी। बाकी तुम्हें रियलिटी में और भी ढेर सारे टाइप्स के पाराबोला मिलेंगे बाद में, इतने पाराबोला इतने में खत्म कैसे हो जाएगा, पाराबोला एक चैप्टर है पूरा। मैं तुम्हें कुछ बेसिक पाराबोला ड्रॉ करना सिखा रहा हूं जो कि तुम फटाक से ड्रॉ कर दो एग्जाम में, समझ रहे हो। ये वो वाले पाराबोला है जो कि फिजिक्स में कंटिन्यूअसली यूज होंगे बाद में। तो ये सब पाराबोला तुम्हें ऐसे चुटकी में आंख बंद करके ड्रॉ कर देना आना चाहिए, तब जाके तुम्हें फील आएगा। प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल में एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करते करते एक इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन को देख के तुम्हें बताना होगा कि बता इसका शेप कैसा है, तो तू बता देगा ना देख के कि पाराबोला होगा। अगर प्लस माइनस क्या है उसी हिसाब से बोल देगा कि अपवर्ड पाराबोला कि डाउनवर्ड पाराबोला, या एक्स का क्या पावर है, वाई का क्या पावर है, देख के बोल देगा राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। मजा आएगा कि नहीं बोल। तो ये वो सब चीजें हैं ना जो कि तुम्हारा फिजिक्स का बेस को खतरनाक स्ट्रांग बनाता है, मस्त स्ट्रांग बनाता है। ये सब देख के तू अगर समझ अच्छा ये कहानी है, तब जाके पूरा चमकता है, बल्ब जलता है, दिमाग की बत्ती जल जाएगी तुम्हारी। समझ में आ गया। पाराबोला ड्रॉ करना इतना ही सिखाऊंगा, और ज्यादा पाराबोला ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा। ये सिंपल सिंपल सी बात है। क्लियर है पूरा। पाराबोला के बाद एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है अगर थर्ड वाला, कि अगर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x दिखाई दिया कभी भी, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब जैसे कि y इक्वल्स टू 3/x है ना, या फिर y इक्वल्स टू -2/x, ऐसे कुछ भी दिखाई दिया, अगर मान लो y प्रोपोर्शनल टू x अगर कभी भी दिखाई दिया, तो हम लोग उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे। याद रखना, उसका जो ग्राफ होता है, उसका ग्राफ, उस ग्राफ का नाम क्या होता है, उस ग्राफ का नाम होता है रेक्टाएंगुलर हाइपराबोला। नाम याद रखो, थोड़ा डिफिकल्ट है, रेक्टाएंगुलर हाइपराबोला। रेक्टाएंगुलर हाइपराबोला। सर ये क्या है, ये तो हम कभी जिंदगी में सुने ही नहीं ना, मुझे पता है तो सुना ही नहीं है जिंदगी में, इसीलिए तो मैं ड्रॉ करवा रहा हूं, इसीलिए मैं ड्रॉ करवा रहा हूं। देखो अच्छा एक काम करता हूं, ये ना मैं y/x⁴n कर देता हूं, है ना, मतलब y/x⁴n कर देता हूं, मतलब y प्रोपोर्शनल टू 1/x² भी हो सकता है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x³ भी हो सकता है। सबका जो शेप है ना, वो सबका शेप का नाम एक ही है, रेक्टाएंगुलर हाइपराबोला। और वो दिखते कैसे हैं, देखो एक दिख रहा होगा इस तरह से, और एक दिखेगा इस तरह से, और एक दिखेगा इस तरह से। ग्राफ कैसा समझ गए। बेसिकली वो जो ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, वो ग्राफ बेसिकली ऐसा वाला है, सॉरी ऐसा ग्राफ, बट मैं 3 अलग अलग ड्रॉ किया हूं, है ना। मैं क्या ड्रॉ किया हूं, 3 अलग अलग ड्रॉ किया हूं। अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर दूं क्या, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अलग अलग कलर में ड्रॉ करते हैं, थोड़ा मोटा मोटा करके। ऐसा एक ग्राफ दिखाई दिया, और एक मान लेते हैं ऐसा दिखाई दिया। 2 में ड्रॉ किया हूं, 2 क्या ड्रॉ, क्यों ड्रॉ किया हूं आप समझोगे। क्योंकि 1/x होगा तो भी चलेगा, 1/x² होगा तो भी ऐसा ही दिखाई देगा, 1/x³ होगा तो भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो क्या सर सबके लिए हम एक ही ग्राफ ड्रॉ करते चलें, तो क्या हम जिंदगी भर के लिए एक ही ग्राफ ड्रॉ करें, नहीं। समझना पड़ेगा इस बात को। सोचो दोनों का वैल्यू इक्वल कब होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल तब होगा जब x का वैल्यू 1 होगा। इधर x इज लेस देन 1 और इधर x इज ग्रेटर देन 1। सोचो अगर x 1 से ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा y का वैल्यू उतना कम होगा, मतलब x का वैल्यू जितना ज्यादा y का वैल्यू उतना कम। तो नीचे वाला जो है ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाला विल रिप्रेजेंट 1/x², एंड जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला विल रिप्रेजेंट 1/x। क्यों, x का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्क्वायर उसका और भी ज्यादा, तो y का वैल्यू कम होगा। तो याद रखो जब भी 1/x या 1/x² वाला ग्राफ चलता है तो जो नीचे आता है वो उसका पावर उतना ज्यादा होता है। समझ में आ गया। अगर मैं 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं
1/x² का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा 1/x² हमेशा 1/x के नीचे आएगा। अगर मैं 1/x² का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, 1/x³ का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो 1/x² ऊपर आएगा और 1/x³ नीचे आएगा। जैसे कि मैं रेड में ड्रॉ करता हूं और एक, रेड में यहां पे और एक ड्रॉ करता हूं, देख ये, तो रेड वाला मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/x³। जितना पावर ज्यादा होते होते जाएगा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपराबोला उतना ज्यादा नीचे नीचे आता आता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है। जब भी y प्रोपोर्शनल टू x वाला कंडीशन दिखाई देगा तो ये ग्राफ ड्रॉ करना, और उसका नाम भी याद रखना है तुम्हें, रेक्टेंगुलर हाइपराबोला, बस और कुछ नहीं। इतना बातें तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि सडनली जाते जाते तुम्हें सॉल्व करते करते एक इक्वेशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में तुम्हारा ग्राफ्स गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट दिस एंड दिस। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना यार ग्राफ का शेप क्या है और वो ग्राफ दिखते कैसे हैं। या कभी जैसे कि क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि फोर्स, एग्जाम्पल तुम लोग वो दो चार्ज पढ़ोगे Q1 और Q2, दो चार्ज रखे हो, उनके बीच में फोर्स कितना होता है ना, K Q1 Q2 बाई R², ये होता है ना उन दोनों के बीच में फोर्स। पता है तुम लोगों को, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस K Q1 Q2 बाई R², डिस्टेंस बिटवीन देम R होता है। तो अगर मैं फोर्स और R का ग्राफ ड्रॉ कराऊं, इधर फोर्स और इधर R का ग्राफ ड्रॉ कराऊं, तो देख के तो पता चल रहा है ना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो बताओ फटाक से कोई भी बता देगा अभी कि सर इनका ग्राफ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R², ऐसा वाला ग्राफ दिखाई देगा। कोई भी बता देगा, क्यों, उसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भाई साहब 1/R², 1/x² में कोई भी चीज चलता है तो उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपराबोला होता है और वो ऐसे दिखता है। समझ में आया, ये एक छोटा सा। या फिर ग्रेविटेशन का, जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशन का, मान लो कि यहाँ पे मास है m1, यहाँ पे मास है m2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, तो इनका जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होता है ना, G m1 m2 बाई x²। अब तुझे अगर बोल दिया कोई कि फोर्स और x के बीच में ग्राफ बनाओ, ये फोर्स है ये x है, इनके बीच में ग्राफ बनाओ, तो कौन सी बड़ी बात है, देख के ही पता चला है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², तो ऐसा वाला ग्राफ होगा, है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। इसीलिए तो ये वो सब चीजें जो कि आगे जाके बहुत यूज आएगा भाई साहब। अगर आपको ये सब चीजें पता होगा देन ओनली वहां पे आपको मजा आएगा, नहीं तो बोलोगे साला मास्टर ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया, कुछ भी कर देता है, ऐसे लगेगा तुम। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को पहले सीखना जरूरी है। तो ये हो गए अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में सारे फंक्शन के ग्राफ जरूरी नहीं है, जो भी 2-3 फंक्शन के ग्राफ जरूरी है मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। जैसे कि सबसे पहला वाला है, पहला वाला y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, x का वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 100 45 90 180 कुछ भी तुम x का वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन तुम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो ना, तो यहां पे y का एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा और y का एक मिनिमम वैल्यू आएगा। ये याद रखना है तुम लोगों को कि कौन सा फंक्शन का, हालांकि तुम्हें बाद में सिखाया जाएगा, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा मैं, डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा मैं, तो तुमको सिखाया जाएगा कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट साइन कॉस, ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है, इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, याद रखा जाता है। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1 और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, याद रखो। लेकिन अगर y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सोचो स्क्वायर कर दिए तो जो भी नेगेटिव थे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पे जो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन y का जो मिनिमम वैल्यू होगा यहां पे वो 0 हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव टर्म्स आएंगे ही नहीं, सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू।
उसके बाद इनका ग्राफ कैसा दिखता है वो समझते हैं थोड़ा सा। इनका ग्राफ कैसा दिखता है ना, थोड़ा अच्छा दिखता है इनका ग्राफ, इस तरह से कुछ लंबा वाला ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना और याद भी रख लेना ये वाला ग्राफ, ठीक है। साइन वाला ग्राफ काफी जगह में यूज में आता है। ऐसा ग्राफ दिखता है साइन का, देख रहे होगे। ये यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जाएगा +1 तक और यहां पे मिनिमम वैल्यू जाएगा -1 तक, बाकी कहीं जगह वो जाएगा ही नहीं, इधर y और इधर x का वैल्यू पुट करो। अच्छा देखो यहां पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू जब 180 डिग्री मतलब पाई हो जाएगा तो भी y का वैल्यू 0 आएगा। यहां पे जब x का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई मतलब 360, ये सब हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई। तो ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है हमारा y = sin x का ग्राफ है। और मैक्सिमम कब होता है 90 पे, ये हो जाएगा जब π/2 होगा साइन का वैल्यू तो y का वैल्यू हो जाएगा +1। ये हो जाएगा जब 3π/2 हुआ, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 5π/2, ये हो जाएगा हमारा 7π/2, इस तरह से। तो ये वो सारे वैल्यूज हैं जहां पे किसका वैल्यू क्या होता है वो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन का x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 कहां पे है और 1 कहां पे है, -1 कहां पे है, ये सब कुछ तुम्हें ग्राफ से ही पता रहेगा। तो अगर तुम ग्राफ याद कर दिए हो, ग्राफ के वैल्यूज तुम्हें अपने आप पुट कर लोगे तो बाद में बहुत मदद मिलता है। तो ये किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है, और तुम्हें याद रखना है कि ग्राफ ऐसे बनता है बोल के, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज है वो है y = cos x। सिमिलरली y = cos² x भी हो जाएगा, है ना। अच्छा मैं तुम्हें यहां पे और एक अच्छी बात बता दूं क्या, ये तो sin x का ग्राफ है, अगर y = sin² x होता ना, अगर y = sin² x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता तुम्हें, तो sin² x में y का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होगा, y का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। मतलब y = sin² में ये भी पॉजिटिव, अगला वाला भी पॉजिटिव, पगला वाला भी पॉजिटिव, उसके अगला पगला सब पॉजिटिव, ये +1 और ये 0। ये y = sin² x का ग्राफ है और ये y = sin x का ग्राफ है। ये वही वैल्यूज हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब हैं। और बीच वाले भी वही वैल्यूज हैं जो हैं पहले से ही, π/2, ये वाला हो जाएगा आपका 3π/2, ये वाला हो जाएगा आपका 5π/2, सिमिलर। बट वहां के जो नीचे के सर्कल्स थे वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे, कहां पे, ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज sin² x में y का नेगेटिव वैल्यूज कुछ भी नहीं होंगे, सारे के सारे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, ठीक। चलो sin x और sin² x का हो गया। दूसरा बात करेंगे cos x और cos² x का। इसका कहानी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब इस y = cos x में y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो भी होता है +1 और y का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो भी होता है -1। y = cos² x मतलब मैंने स्क्वायर कर दिया, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहां हो जाएगा, +1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0, सेम। लेकिन थोड़ा अलग क्या है, ध्यान से सुने। इसका +1 कब आता था, जब x का वैल्यू 90 होता था। ये कब आता था, जब x का वैल्यू 270 होता था। यहां पे लेकिन उल्टा है, x का वैल्यू +1 कब होगा, जब x = 0 होगा, cos 0 1, और -1 कब होगा, जब x का वैल्यू 180 डिग्री होगा, मतलब पाई, क्योंकि cos 180 = -1, है ना। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स खाली चेंज हो जाएंगे, बाकी ग्राफ सेम ही दिखेगा, ग्राफ का शेप सेम होगा, बट खाली पॉइंट्स डिफरेंस हो जाएंगे। कैसा वाला ग्राफ बन जाएगा देखते हैं। ये 0 पे 1 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं ऐसा ग्राफ क्यों बना। ऐसा ग्राफ इसीलिए बन रहा है बिकॉज की पॉइंट चेंज हो गए। उसका साइन 0 0 होता था, बट cos 0 तो 0 नहीं है, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, इसीलिए cos 0 पे वैल्यू हो जाएगा +1
और फिर ये आ जाएगा, तो पाई पे उसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो वैल्यूज खाली अलग अलग हो जाएंगे, पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इसका π/2 cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ये π/2, ये 3π/2, और ये क्या आ जाएगा, पाई हुआ तो ये आ जाएगा 2π, ये आ जाएगा हमारा 3π। समझ रहे हो? ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है साइन और कॉस में ना, साइन में ये 0 से स्टार्ट होकर चलता है, यहां पे ये 1 से स्टार्ट होकर चलता है, बट ग्राफ बिल्कुल 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 वैसा ही शेप का होता है, ऐसे वेव जैसा। साइन वेव भी इसको बोला जाता है, बाद में पढ़ोगे आप लोग, इसको साइन वेव भी बोला जाता है। और ये कॉस है तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर? अच्छा, इसका अगर स्क्वायर कोई बनाने की कोशिश करे तो, मतलब अगर कोई कोशिश करे कि मैं कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं? कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले तो ये वाला तो ऐसे ही बन जाएगा, उसके बाद फिर नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद तो ऊपर है ही, फिर बाकी सब ऊपर ऊपर आएंगे। ये y = cos स्क्वायर x का ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। ये स्टार्ट होगा यहां से +1 और ये तो 0 ही है, सर ये -π लिख दिया हूं मैं, क्या ये -1 होना चाहिए, राइट? तो ये हो गया मेरा कॉस का ग्राफ और कॉस का फंक्शन। ये साइन और कॉस ही दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं फिजिक्स में, बाकी किसी का ग्राफ कभी यूज होगा ही नहीं। मैं तो इतना साल पढ़ाया हूं और इतना फिजिक्स पढ़ता हूं खुद भी, तो इतना ज्यादा यूज साइन और कॉस का जितना है ना, कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का उतना ज्यादा यूज है ही नहीं और उतना जरूरत पड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ये दो चीजें हैं, साइन और कॉस, जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए, साइन और कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ वैसे भी आसान है, पता होना चाहिए। और ये पॉइंट्स में मार्क नहीं किया हूं, लेकिन ये पॉइंट्स वो ही हो गए जो पॉइंट पहले से थे, है ना, आप समझ चुके होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है पूरा? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये दो चीजें आपको समझना था कि साइन और उसका ग्राफ कैसे दिखता है, कॉस और उसका ग्राफ कैसे दिखता है, पूरा डिटेल में।